नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मोशंस ऑफ द अर्थ। इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे रोटेशन, रिवोल्यूशन, सोल्स्टिस, इक्विनॉक्स। इन सब प्रश्नों पर चर्चा होगी। कभी कभी प्रश्न ये आता है कि पृथ्वी का परिक्रमण और परिभ्रमण कितने समय में होता है। ये परिक्रमण और परिभ्रमण बड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है। इसके जगह पर हमको याद रखना पड़ेगा रोटेशन और रिवोल्यूशन। आप परिक्रमण और परिभ्रमण अगर हिंदी में याद रखते हैं तो ज़्यादा चांस होता है कि आपसे वह प्रश्न गलत होगा। इसलिए उसके जगह पर आप रोटेशन और रिवोल्यूशन याद रखें। ये क्या होता है रोटेशन, क्या होता है रिवोल्यूशन, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड में जितने भी खगोलीय पिंड हैं, जैसे स्टार, सूर्य, प्रोक्सिमा सेंचुरी, जैसे प्लैनेट, मरकरी, मार्स, वेनस, अर्थ, या सैटेलाइट जैसे मून, गैनीमेड, ये सारे जितने भी हैं सारे के सारे गतिशील हैं, स्थिर कोई नहीं है, सब घूम रहा है। और इन सभी पिंडों में दो तरह के गतियां हैं, दो तरह की गति हैं। एक को कहा जाता है रोटेशन और दूसरे को कहा जाता है रिवोल्यूशन। क्या है रोटेशन? जब कोई खगोलीय पिंड अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर घूमता है, अपने ही स्थान पर घूमता है, तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह कोई खगोलीय पिंड है और ये अपने ही स्थान पर ऐसे घूम रहा है। इस क्रिया को रोटेशन कहा जाएगा। और जब कोई खगोलीय पिंड किसी दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाए तो इस क्रिया को रिवोल्यूशन कहा जाता है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही है, पृथ्वी अपने स्थान पर घूम रही है, इसको हम रोटेशन कहेंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, इसको हम रिवोल्यूशन कहेंगे। रोटेशन को ही हिंदी में परिभ्रमण कहते हैं और रिवोल्यूशन को हिंदी में परिक्रमण कहते हैं। हालांकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, अलग अलग पुस्तकों में उल्टा कभी कभी दे देता है। रोटेशन के जगह पर परिक्रमण, रिवोल्यूशन में परिभ्रमण। आप इसको याद ही मत रखिए, आप सिर्फ याद रखें रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। एक और आपको समझने का तरीका बतलाते हैं। अगर स्पेलिंग आप देखेंगे रोटेशन तो इसमें कम लेटर का प्रयोग हुआ है, और रिवोल्यूशन देखेंगे तो इसमें अधिक लेटर का प्रयोग हुआ है। एकदम सिंपल भाषा में, गांव की भाषा में, जिसमें कम लेटर है वो कम समय में घूमता है, कम एरिया में घूमता है। जिसमें अधिक लेटर है वह अधिक समय में घूमता है, अधिक एरिया में घूमता है। इस रूप में भी आप याद कर सकते हैं। रोटेशन को ही परिभ्रमण कहते हैं और रोटेशन को ही घूर्णन गति कहते हैं, रोटेशन को ही दैनिक गति कहते हैं। ये सब इसी का नाम है। पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का रोटेशन, पृथ्वी का घूर्णन गति, पृथ्वी का दैनिक गति, ये सब एक ही है। पृथ्वी जो है वह 24 घंटा में, 24 आवर में एक बार पूरा चक्कर लगा लेती है, एक बार वह घूम जाती है।
लेकिन अगर कंपैरेटिव दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी को 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड लगता है एक राउंड घूमने में। एक रोटेशन काल या घूर्णन काल या दैनिक काल को पूरा करने में पृथ्वी को 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। मान लिया जाए कि यह पृथ्वी है और यह रोटेशन कर रही है, अपने ही जगह पर घूम रही है, जिसको हम दैनिक गति भी कहेंगे, जिसको घूर्णन गति भी कहेंगे। ये अपने ही स्थान पर घूम रही है और यहाँ सामने सूर्य है और ये घूम रही है, तो क्या होगा? रोटेशन के कारण क्या होगा? घूर्णन गति के कारण क्या होगा? तो जो भाग सूर्य के सामने होगा वहाँ दिन, और जो सूर्य से दूर विपरीत दिशा में होगा वहाँ रात। तो क्या हम कह सकते हैं ना कि घूर्णन गति के कारण, रोटेशन के कारण रात दिन होते हैं। प्रश्न यह आता है कि रात दिन किस गति के कारण होता है? रोटेशन के कारण होता है, घूर्णन गति के कारण होता है। दूसरा रिवोल्यूशन, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। इतने समय में यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। इतने समय में अब सूर्य के चारों ओर चक्कर रोटेशन करते हुए लगा रही है। आप इस चित्र से देख रहे हैं, ये रोटेशन कर रही है और साथ ही साथ रिवोल्यूशन कर रही है सन का। इसमें इसको 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं और इस गति को परिक्रमण कहा जाता है। इसे ही वार्षिक गति कहा जाता है। अब ये साल भर का समय लग गया तो क्या परिवर्तन होगा? साल भर में सूर्य और पृथ्वी कभी एक दूसरे से नजदीक आ जाएंगे, कभी दूर चले जाएंगे। सूर्य कहीं अन्य जगह पर हॉरिजेंटल या वर्टिकल की स्थिति उसकी परिवर्तित होते रहेगी। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सीजन आएंगे, अलग अलग ऋतु आएंगे। इसी को हम कहते हैं कि रिवोल्यूशन के कारण पृथ्वी पर या वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु ये जो बनते हैं, इसका मुख्य कारण रिवोल्यूशन है। फिर प्रश्न यह उठता है कि पृथ्वी जो रोटेशन करती है वो किधर से किधर घूमती है? वो ऐसे घूमती है या ऐसे घूमती है? इसके लिए एक पॉइंट याद करना है कि पृथ्वी चाहे वह रोटेशन करे या रिवोल्यूशन करे, एंटी क्लॉकवाइज करती है। आप घड़ी पहने हुए हैं, घड़ी का सुई जिस दिशा में है उस दिशा में नहीं, उसके उल्टा घूमती है पृथ्वी। इसको एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है, मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। इसको कंपैरेटिव दृष्टि से हम ये भी कह सकते हैं कि वह पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट या बाएं से दाएं घूमती है। अब मेरी स्थिति हम आपके सामने है, पृथ्वी कैसे घूमती है, कैसे रोटेशन करती है, कैसे रिवोल्यूशन करती है, तो उसका सही जो दिशा है वह इस रूप में है। अगर इस सामने से अगर घूमना प्रारंभ करे तो वैसे घूमेगी। ये जो हम मुड़ रहे हैं
यह एंटी क्लॉकवाइज है, ये बाएं से दाएं है, ये पश्चिम से पूरब है। चित्र में आप ये देख सकते हैं, यही एंटी क्लॉकवाइज है, ये रिवॉल्यूशन का और यह रोटेशन का। अंततः आपको यह समझना है कि पृथ्वी का रोटेशन, पृथ्वी का रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। रोटेशन और रिवॉल्यूशन करते हुए वर्ष में 2 बार ऐसी स्थिति आती है कि वह सूर्य के बिल्कुल नजदीक आ जाता है पृथ्वी, और एक बार सूर्य से बिल्कुल दूर। एक कब होता है, इस चित्र से समझा जाए। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो एवरेज डिस्टेंस है वह यह है 14.96 करोड़ किलोमीटर औसत दूरी है। 14.96 करोड़। अब ये अर्थ जो है रोटेशन कर रही है, अर्थ जो है रिवॉल्यूशन कर रही है सूर्य के चारों ओर, और ये एक आ गया यहाँ पर ऐसी स्थिति में कि सन और अर्थ ये बिल्कुल यहाँ पर नजदीक है, निकटतम स्थिति है। और इस स्थिति में दोनों के बीच की दूरी जो है 14.70 करोड़ किलोमीटर कम हो गया। 14.96 करोड़ किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस, यहाँ पर कितना हो गया 14.70 करोड़ किलोमीटर। और ये जो स्थिति होता है यह 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को। फिर ये घूमते 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 4 जुलाई को एक स्थिति ऐसा होता है कि सन और अर्थ एक दूसरे से काफी दूर चले जाते हैं, और ये दूरी जो है 15.21 करोड़ किलोमीटर, लेकिन किसी किसी किताब में 15.27 करोड़ किलोमीटर दिया हुआ है। ये मैक्सिमम दूरी है, अधिकतम दूरी है। जब सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के नजदीक रहते हैं तो उसे हम पेरिहेलियन या उपसौर कहा जाता है, और एक दूसरे से जब यह दूर होते हैं तो अपहेलियन या अपसौर कहते हैं। प्रश्न यहाँ आता है, पेरिहेलियन कब होता है, अपसौर कब होता है, उपसौर कब होता है, ये सब प्रश्न पूछता है। कैसे याद करें, यहाँ पर देखिए। पेरिहेलियन, जब पृथ्वी और सूर्य की निकटतम स्थिति हो तो उसको पेरिहेलियन, और अधिकतम स्थिति हो तो अपहेलियन। एक कैसे याद करेंगे, एक तुक्का भिड़ाते हैं, देखिएगा समझने का, एकदम नीचे के लेवल से। पेरिहेलियन, पेरी या उप, इसको ऐसे समझा जा सकता है, पेरी पराया, गैर, उप पराया। जो पराया है हकीकत में आज वही नजदीक है। जो पेरिहेलियन से हम क्या ले, पेरी से पराया, जो पराया है हकीकत में वही नजदीक है, और अप से अपना, और जो अपना है हकीकत में वही दूर है। तो जहां पर पेरी आएगा वहां निकटतम स्थिति को हम लोग पढ़ेंगे, जहां पर अप आएगा वहां पर अधिकतम स्थिति को पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि पेरिहेलियन अपहेलियन क्या है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि सन का जो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन है ये दूसरे डायरेक्शन में है अर्थ के तुलना में। सन जो है
रोटेशन और रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज करता है, मतलब ईस्ट से वेस्ट करता है, दाएं से बाएं करता है। अगर इसको एक्शन में बताए तो इस रूप में करता है सन। ये हमारा रोटेशन रिवोल्यूशन हो गया। अब हम समझते हैं कि रात दिन बड़ा छोटा कहाँ पर होता है और क्यों होता है। अर्थ और सन के रिवोल्यूशन के कारण एक स्थिति उत्पन्न होती है। आप इस फिगर में देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये बीच में इक्वेटर है और यहाँ लास्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। पृथ्वी के रिवोल्यूशन के कारण एक स्थिति यह उत्पन्न होती है कि सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नॉर्थ वाले लैटिट्यूड और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ वाले लैटिट्यूड पर लंबवत नहीं चमकते हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना भी रोटेशन रिवोल्यूशन सन या अर्थ में हो रहा है, तो सालों भर सन जो है वह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ही रहते हैं, सीधा यही चमकते हैं, इसके नॉर्थ में नहीं, इसके साउथ में नहीं। सूर्य की उपस्थिति जहां पर होगी वहां दिन होगा, सूर्य की उपस्थिति जहां पर होगी वहां गर्मी होगी, जहां सूर्य नहीं वहां रात, जहां सूर्य की उपस्थिति नहीं वहां ठंडापन। हम लोग जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से गुजरा है, भारत से। तो एक अंदाज लगाते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या इक्वेटर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूर्य कब ठीक ऊपर चमकेगा, ठीक उसके ऊपर लंबवत चमकेगा। कब चमकेगा? जब भी चमके, जब उस रेखा पर, उस लाइन पर वो ऊपर चमकेगा तो वहां पर गर्मी अधिक होगी। भारत से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरा है, तो भारत में सबसे ज्यादा गर्मी किस महीना में होगा? जिस महीना में भी हो उसी महीना में सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ऊपर चमकेगा। अभी कंपैरेटिव दृष्टि से इस बात को छोड़ दीजिए कि गर्मी सबसे ज़्यादा मई में होगा कि जून में होगा, लेकिन किसी ने कहा है, उस आधार पर हम याद रख सकते हैं कि न गर्मी ऊन में होती है, ऊन जो स्वेटर आप पहनते हैं, न गर्मी ऊन में होती है, न गर्मी जून में होती है, गर्मी तो अपनी जुनून में होती है। अपना जो लक्ष्य, अपना जो मिशन है, अपना जो लगन है, गर्मी उसमें होती है। जिसने भी ये लिखा है इसका मतलब कि उसके अनुसार जून का महीना गर्म है, तो मान लिया जाए कि सूर्य जो है जून मंथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। अब जून से इसको नीचे आना है और वापस अगले साल जून में यहाँ चले जाना है। जैसे 2020 में जून में यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर था, फिर जून के बाद धीरे धीरे आया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, फिर इसको जून में यहाँ आना है। आप देखेंगे इस रेखा को अगर हम ले ले तो 1, 2, 3, लौटते वक्त फिर 4 रेखा, 4 लाइन है और 12 महीना है। साल भर में 12 महीना, तो 3-3 माह के अंतराल पर एक लाइन को वह क्रॉस करेगा। अगर जून में है तो सितंबर में यहाँ आएगा, दिसंबर में यहाँ आएगा, फिर मार्च में यहाँ आ जाएगा,
फिर यहाँ जून में आएगा। एक तो यह बात क्लियर हो गया कि जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, सितंबर में इक्वेटर पर, दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर और फिर लौटते हुए मार्च में इक्वेटर पर, जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। जैसा कि मैंने बताया, सूर्य जहां पर रहेगा वहां गर्मी अधिक, वहां दिन लंबा, 24 घंटा का रात दिन होता है और 12 घंटा से अधिक दिन हो जाए तो स्वाभाविक रूप से रात छोटी हो जाएगी। तो प्रश्न जब यह आए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटी रात कब, सबसे बड़ा रात, सबसे छोटा दिन कब होता है, इसके लिए एक डेट हम फिर फिक्स करेंगे। यहाँ 21, 23, 22 और 21। 21 जून को सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर यहाँ है तो हम क्या समझेंगे, यह कि इक्वेटर से ऊपर जितने भी जगह हैं, जो भी देश है, वहां दिन बड़ा होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। कब? 21 जून को, और रात सबसे छोटी होगी। अब इक्वेटर के ऊपर अगर प्रश्न आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सबसे बड़ा दिन 21 जून, भारत भी तो यही है, तो इंडिया में सबसे बड़ा दिन 21 जून और पाकिस्तान में 21 जून, नेपाल में 21 जून, आपके गांव में 21 जून। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी, और इसी डेट को साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर क्या होगा, सबसे बड़ी रात होगी, क्योंकि सूर्य काफी दूर है, और सबसे छोटा दिन। मतलब 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर या ऑस्ट्रेलिया में या साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होगा। 22 दिसंबर को क्या होगा, 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूर्य चमक रहा है, तो यहां पर सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात। लेकिन इसी डेट को इंडिया में या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सबसे बड़ी रात होगी और सबसे छोटा दिन। 22 दिसंबर है, 23 तारीख से हम लोग क्या कहते हैं, 23 दिसंबर से, 23 दिसंबर से हमारे यहाँ दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और हम लोग बोलते हैं कि देखो दिन जो है धीरे 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 बड़ा हो रहा है, और ये बड़ा होते जाता है। कब तक? यहाँ पर तो बराबर हो जाता है 21 जून तक ये बड़ा होता है, और 21 जून के बाद धीरे 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 कमता जाता है। लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पर सूर्य चमकता है, और इक्वेटर ग्लोब के बीचों बीच है, इक्वेटर पृथ्वी के बीचों बीच है। तो ठीक पृथ्वी के बीचों बीच सूर्य चमक रहा है, तो आज रात और दिन बराबर होंगे। पूरे पृथ्वी पर इक्वेटर पर रात और दिन कब बराबर होंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर को। एक प्रश्न आपसे है, आप जब पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप कमेंट में उसका आंसर जरूर लिखिएगा कि जब
सूर्य और पृथ्वी 3 जनवरी को एक दूसरे से एकदम नजदीक आ जाते हैं। पेरिहेलियन होता है 3 जनवरी को। उस समय तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, ठंड का महीना होता है, जबकि होना चाहिए था गर्मी। ये ठंड क्यों लगता है आपको? और 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, जिसको अपहेलियन कहा जाता है। उस स्थिति में हम लोग को ठंड लगना चाहिए, लेकिन गर्मी लगता है। मेरे प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। क्यों ऐसा होता है? आप इसको कमेंट में जरूर लिखेंगे। ये आप समझ गए होंगे कि किस मंथ में, किस डेट में सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या इक्वेटर पर लंबवत चमकता है। रात दिन बड़ा छोटा कहाँ होता है, ये अब आप समझ गए होंगे। अब हम लोग ये समझेंगे कि इक्विनॉक्स क्या है या सोल्स्टिस क्या है, इसको समझेंगे। सूर्य जिस लाइन को पार करता है, लाइन का मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या इक्वेटर, तो सूर्य जिस लाइन को जिस डेट में पार करता है, क्रॉस करता है, उसको सोल्स्टिस कहते हैं। तो कौन सा कैंसर सोल्स्टिस है, कौन सा कैप्रिकॉर्न सोल्स्टिस है? बड़ा ही आसान है, इसको आप समझ सकते हैं। इसके जस्ट पहले जो फिगर आपने देखा, उसमें आपको यह पता चल गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूर्य कब पहुंचता है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, इक्वेटर पर सूर्य कब पहुंचता है। जिस डेट को पहुंचता है उसी डेट को उसका संक्रांति या सोल्स्टिस कहते हैं। ध्यान देंगे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है और यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अभी हम लोगों ने समझा कि 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूर्य लंबवत चमकता है। इस पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर तो 21 जून को ही हम कैंसर सोल्स्टिस कहते हैं या कर्क संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति वो नहीं जो गांव में मेला बाजार, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति वो अलग है, यहाँ पर अलग है कंपैरेटिव दृष्टि से। इसी को कर्क संक्रांति। इस समय गर्मी का मौसम होता है, इसलिए इसको समर सोल्स्टिस भी कहते हैं। सन 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर चमकता है। तो 22 दिसंबर जो डेट है उसको कैप्रिकॉर्न सोल्स्टिस कहते हैं। चूंकि इस समय विंटर है, इसलिए इसको विंटर सोल्स्टिस कहा जाता है। इक्वेटर पर कब रहता है सूर्य, लंबवत कब चमकता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। और क्या होता है इस डेट को? पूरे ग्लोब पर, पूरे पृथ्वी पर रात दिन बराबर। जब पूरे ग्लोब पर रात दिन बराबर हो तो उसको कहा जाता है इक्विनॉक्स। हिंदी में इसको कहते हैं विषुआ। इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या है? जब पूरे पृथ्वी पर रात दिन बराबर हो। पूरे पृथ्वी पर रात दिन बराबर कब होते हैं? 21 मार्च
और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को कौन सा इक्विनॉक्स होता है? 21 मार्च बसंत विषु, 23 सितंबर शरद विषु। इसको समझिएगा, बसंत और शरद से पहले समझिए, शरद और बसंत। सरस्वती पूजा बसंत पंचमी को होता है और फरवरी के इर्द गिर्द में होता है, फरवरी मार्च के इर्द गिर्द में होता है। और वर्षा ऋतु इंडिया में जो है वह 15 सितंबर को खत्म होता है। 16 सितंबर से शरद ऋतु आता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि सीता की खोज में जब दोनों भाई प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी सुग्रीव से दोस्ती किए, उनका मदद किए, और बाद में कि वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु बीत जाए तो फिर सीता माता का पता लगाएंगे, तो उसमें एक चौपाई आया है कि बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहूँ परम सुहाई। अय लक्ष्मण जी, वर्षा ऋतु बीत गई है, अब शरद ऋतु आ गई है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि मार्च और सितंबर बसंत किसके नज़दीक होगा, शरद किसके नज़दीक होगा, तो निश्चित रूप से आपका आंसर होगा कि बसंत मार्च के निकट होगा और शरद सितंबर के नज़दीक। तो बसंत विषु कब हो जाएगा? बसंत विषु हो जाएगा 21 मार्च को और शरद विषु हो जाएगा 23 सितंबर को। बसंत विषु को वर्नल इक्विनॉक्स कहा जाता है, वर्नल इक्विनॉक्स, और शरद विषु को ऑटमनल इक्विनॉक्स कहा जाता है। यह दो प्रकार के इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स क्या है, सोल्स्टिस क्या है, रोटेशन क्या है, रिवोल्यूशन क्या है, ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है और बड़ा कन्फ्यूजन वाला है। जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठेंगे तो छोटी छोटी बातों में कन्फ्यूज कर जाते हैं लोग, आप भी कर सकते हैं। रोटेशन, रिवोल्यूशन, सोल्स्टिस, इक्विनॉक्स। उम्मीद है आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगला चैप्टर हमारा मून पर रहेगा, चंद्रमा पर। चंद्रमा से प्रश्न जियोग्राफी में भी आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी आते हैं। चंद्रमा से संबंधित अगला वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।